हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूनिट 1 गणित की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। इसका पार्ट 1 वीडियो जो है अपलोड हो चुका है, उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पार्ट 2 है। तो चलो जानते हैं कि गणित की प्रकृति कैसी होती है। गणित का जो स्वरूप होता है, गणित का स्वरूप के बारे में देखेंगे कि इसका स्वरूप किस प्रकार होता है। पहला है इसका असंदिग्ध होता है, अर्थात जो हमारा गणित होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल क्या होता है, असंदिग्ध होता है। मतलब इसमें किसी भी प्रकार की संदेह की, किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती, गुंजाइश नहीं होती। एक बार हम क्या करते हैं, किसी भी अभिग्रहितों को क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं और उस स्थिति को परिभाषित कर दिया जाता है, तो अस्पष्टता की किसी भी प्रकार की उसमें गुंजाइश नहीं होती। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित बिल्कुल भी क्या होता है, हमारा असंदिग्ध होता है। प्रश्न भी आपका आ सकता है कि क्या बिल्कुल असंदिग्ध होता है गणित, तो हाँ, बिल्कुल भी गणित हमारा क्या होता है, असंदिग्ध होता है। हमारा दूसरा पॉइंट है सत्यता की कसौटी। तो क्या गणित की सत्यता होती है, तो हाँ, जरूर होती है, गणित की सत्यता होती है। गणित में देखो, एग्जाम्पल स्वरूप हम देखते हैं, जैसे दिया है पानी 100 अंश सेंटीग्रेड पर क्या होता है, उबलता है। तो पानी जो है 100 अंश सेंटीग्रेड पर उबलता है, तो इसको हम कैसे जानेंगे कि सत्य है, तो इसका क्या कर सकते हैं हम, प्रयोग करके भी इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम, प्रयोग के माध्यम से इसको हम जान सकते हैं कि किस प्रकार क्या होता है, कि इसको हम प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने पर हमें पता चलता है कि पानी जो है 100 सेंटीग्रेड पर जो है आसानी से क्या हो जाता है, उबल जाता है। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल दिया है हमारा कि 5 जो है 15 को बगैर कुछ शेष छोड़े, बगैर कुछ क्या हो करे, शेष छोड़े विभाजित करता है। अर्थात जब हम 5 को 15 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तो किसी भी, अर्थात कोई भी शेष अंक क्या नहीं होता, बचता नहीं है। तो इसका हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं, तो अवलोकन के माध्यम से इसको क्या कर सकते हैं, हम सिद्ध आसानी से कर सकते हैं। हमारा तीसरा उदाहरण है, तीसरा उदाहरण क्या दिया है, तो तीसरा एग्जाम्पल दिया है, देख लो। यदि दो विषम संख्याओं को जोड़े, जैसे मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 + 2 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आता है, 4। अर्थात ये 4 आया है, मतलब वो क्या है, एक सम संख्या है। तो हम इसे कैसे जान सकते हैं, एक अनुभविक तरीके से, अपने अनुभव के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे। अच्छा, मैं भी जो बताई हूँ ये तो सम संख्या था, जैसे कि विषम संख्या में जोड़ें, मान लो विषम संख्या में जोड़ेंगे तो 3 + 3, ये क्या है, हमारा दोनों विषम संख्या। अगर दोनों को जोड़ते हैं तब हमारा आंसर कितना आता है, 6 आता है ना। 3 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 3 और 3 को मान लो हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। कितना आएगा, यहाँ पर हमारा 6 आता है। तो 6 क्या है, हमारा सम संख्या है। अर्थात ये क्या है, अनुभविक तरीके से हमारा क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया। देख लो, अब अगला पॉइंट है हमारा गणित का ज्ञान। ये प्रश्न कई बार आया है कि जो गणित की प्रकृति होती है, गणित का स्वरूप होता है, वो कैसा होता है। तो देख लो, गणित का जो स्वरूप होता है वह तार्किक होता है, अर्थात तर्क पर आधारित होता है, स्पष्ट होता है। अर्थात जो भी हम कर लेते हैं वो सुस्पष्ट होता है, इसे हम सिद्ध भी कर सकते हैं। यथार्थ होता है, यथार्थ मतलब क्या होता है, गणित का ज्ञान क्या होता है, सत्य होता है। इसकी जो श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, क्रमबद्ध होती है। यह प्रश्न कई बार हमारा आया है सीजीटेट में, इसलिए इसको बढ़िया से जानिए। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इसको कई बार ये प्रश्न घुमा फिरा कर देता है कि गणिती का ज्ञान या गणिती का स्वरूप कैसा होता है। यथार्थ होता है, आपका क्रमबद्ध होता है, स्पष्ट होता है और तार्किक होता है। इसको बढ़िया से जानिएगा। चलो देखते हैं अगला। गणित का जो नियम होता है, गणित का क्या होता है, नियम है, आपका सिद्धांत है, सूत्र है, सभी स्थानों पर क्या होते हैं, एक समान होते हैं। इनकी सत्यता की जांच, इनकी सत्यता की जांच क्या है, किसी भी समय तथा किसी भी स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, इसको सिद्ध
कर सकते हैं या इसको जांच सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि गणित का उपयोग, जो गणित का उपयोग होता है वह सभी में होता है। तो हमारा कैसे कैसे होता है, आपका जो है यहाँ पर दिया है, देख लो। गणित का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो गणित का उपयोग हम भौतिकी रूप से करते हैं, रसायन विज्ञान में करते हैं, जीव विज्ञान में करते हैं तथा अन्य विषयों के अध्ययन में भी क्या करते हैं, इनका उपयोग हम करते जाते हैं। अर्थात गणित का उपयोग हम क्या करते हैं, विभिन्न विषयों की शाखाओं पर भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अगला है, देख लो, निगमनिक तर्क क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि आगमन और निगमन दो प्रकार से तर्क होता है, तो इसी को जानेंगे कि निगमन तर्क क्या होता है। तो जो निगमन तर्क होता है वो कैसे होता है, यह सामान्य से, इसकी प्रकृति कैसी होती है, यह जो है यह सामान्य से कैसी जाती है, विशिष्ट की ओर जाती है। सामान्य से हमारा किसे जाती है, तो यह सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या होती है, हमारा अग्रसर होती है। उदाहरण स्वरूप में देखेंगे तो देख लो, यहाँ पर दिया है आपका सामान्य, अर्थात देख लो सामान्य से कैसा होता है, यह विशिष्ट की ओर होता है। अर्थात सामान्य कथन दिया है, यहाँ पर विशेष कथन दिया। मान लो सामान्य कथन में दिया है कि सभी इंसान क्या है, नश्वर है। विशेष कथन क्या है कि राघव एक क्या है, इंसान है। तो दोनों विशेष कथन, अर्थात हमारा क्या है यहाँ पर क और ख से हम निष्कर्ष पर जब निकालते हैं या निष्कर्ष पर क्या होते हैं, पहुंचते हैं, तो निष्कर्ष पर पहुंचने पर हम मजबूर होते हैं कि क्या होता है, राघव एक क्या है, नश्वर है। अर्थात देख लो यहाँ पर दिया है सभी इंसान नश्वर है, तो भाई राघव भी तो एक इंसान है ना, मतलब राघव क्या हुआ, एक नश्वर हुआ। इसी प्रकार क्या हुआ, इस प्रकार हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। तो हमारा जो निगमनात्मक तर्क होता है वो कैसा होता है, तो जो निगमनात्मक तर्क होता है वह नियम से कैसा जाता है, उदाहरण की ओर अग्रसर होता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, निगमनात्मक तर्क कहते हैं। जो इसकी प्रकृति सामान्य से विशिष्ट की ओर होती, ये भी प्रश्न बहुत बार आ गया है आपके एग्जाम में कि यह कैसे अग्रसर होती है। तो देख लो सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होती है और इसमें नियम से उदाहरण की ओर क्या होता है, अग्रसर किया जाता है। अर्थात नियम को पहले बताया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उदाहरण की ओर जाया जाता है। ये जो प्रायः निगमनात्मक तर्क होता है वो क्या होता है आपका, उच्च श्रेणी की कक्षाओं में इसका प्रयोग हम करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आगमनिक तर्क। तो आगमन तर्क, आगमनिक मतलब आगमन हो गया हमारा, तो ये क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। देख लो, ऐसे तर्क जो सभी स्थितियों में सही सिद्ध हो। गणितज्ञ के ऐसे कथनों को सिद्ध करने की क्या होती है, विशेष प्रकार की गणितीय तर्क का क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं, जिसे आगमनिक तर्क कहते हैं। एक शब्द में समझ लो कि आगमनिक तर्क क्या होते हैं, ये ऐसे तर्क होते हैं जो सभी स्थितियों में कैसे हो, सही सिद्ध स्थापित हो। इसे ही हम क्या कहते हैं, गणितीय तर्क या यहाँ इसके आगमनिक तर्क के नाम से भी इसे जानते हैं। देख लो एग्जाम्पल स्वरूप दिया है। और एक बात और देख लो, इसमें जो आगमनिक तर्क जो होता है ये कैसे होता है, ये उदाहरण से नियम की ओर जाता है। मतलब ये क्या होता है, ये हमारा प्राथमिक शाला के जो बच्चे होते हैं उसको सिखाया जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, पहले बच्चे को उदाहरण देखकर पहले समझाया जाता है, उसके पश्चात उदाहरण के माध्यम से किसको परिभाषा को क्या किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। देख लो जैसे करके दिया है, इन प्राकृतिक संख्याओं का, n जो है प्राकृतिक संख्याओं का योग है। यहाँ पर एग्जाम्पल सूत्रक स्वरूप भी दिया है, n+1/2 कर होता है, जो सभी n के सभी मानों के लिए क्या होता है, सत्य होता है। अगर हम किसी भी यहाँ पर संख्या का प्रयोग करें तो क्या होता है, ये जो सूत्र है, ये नियम है, वो क्या होता है, सभी प्रकार के अगर हम n के मान में कोई भी संख्या लेते हैं तो क्या होता है, उसका मान सत्य ही होता है। यही हमारा क्या कहलाता है, आगमनिक तर्क कहलाता है। देख लो अगला पॉइंट है हमारा प्रतीकों का प्रयोग। तो हम छोटे बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम बच्चों को क्या होते हैं, बिना प्रतीक के कोई भी चीज़ समझाते हैं तो बच्चे को समझने में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। लेकिन अगर हम मान लो यहाँ पर हम जोड़ना दे दिए हैं कि जैसे
यहाँ पर मान लो 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। यहाँ पर अगर मैं प्रतीक के रूप में जोड़ना का प्रतीक दे दी तो बच्चे क्या होते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसी को मैं बोल दूं कि मान लो एग्जाम्पल स्वरूप में आप उसको परिभाषित तौर पर समझाओ, संख्याओं नहीं शब्दों के रूप में अगर उस बच्चों को आप लोग क्या करोगे, उसको हम लोग समझाते हैं तो क्या होते हैं, बच्चे उसको आसानी से समझ नहीं पाते हैं। वही है प्रतीकों का प्रयोग कैसे करेंगे। देख लो, पहला पॉइंट करके दिया है, प्रतीकात्मक निरूपण गणित का स्वरूप क्या होता है, हमारा स्पष्ट होता है। मतलब गणित का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है, स्पष्ट होता है। मतलब गणित के प्रतीक में मान लो हम गणित में प्लस है, जो है माइनस है, इंटू है, जो भी निशान हम लगाते हैं जिससे क्या होते हैं, हमें सीखने में समझने में क्या होती है, इसको आसानी होती है। दूसरा पॉइंट करके दिया है, प्रतीकों से कथन को समझने में और क्या होता है, इसको सरल करने में क्या होती है, आसानी होती है। देख लो यहाँ पर दिया है, मान लो यहाँ पर हम इंटू का निशान दे दिए हैं, गुणा का निशान दे दिए तो क्या हुआ तो होता है, मान लो इस क्वेश्चन को हम बच्चे को भी पढ़ाएंगे तो क्या होता है, बच्चे इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। यही है प्रतीकों का प्रयोग। अगला पॉइंट है हमारा एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का आप सीधा परिभाषा है कि किसी भी सवाल को हल करने के लिए, मान लो कोई भी सवाल देते हैं तो हम बच्चे को पहले क्या सिखाते हैं कि इसको कैसे क्रमबद्ध या विशेष क्रम में क्या करें, इसको लागू करें। यही प्रणाली या यही चरण की जो श्रृंखला होती है वह क्या कहलाती है, हमारा एल्गोरिदम कहलाता है। साधारण भाषा में ये समझ लो कि एल्गोरिदम यही होता है, किसी भी सवाल का क्या करना, श्रृंखला के रूप में या चरण के रूप में उसको क्या करना, समझाना, या उसको क्या करना, सरल तरीकों में क्या करना, उसको बांटना, यही कहलाता है हमारा एल्गोरिदम। देख लो एग्जाम्पल स्वरूप दिया है, यहाँ पर भागित के रूप में दिया है 5132 को हमें भागित करना है 5 से। तो देख लो यहाँ पर दिए है एल्गोरिदम संक्रियाओं को सरल व क्या करता है, तेज बनाता है। अगर हम एल्गोरिदम का क्या करते हैं जी, एल्गोरिदम का जो है हम प्रक्रिया का संक्रियाओं को क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो जो एल्गोरिदम की प्रक्रिया होती है वो कोई भी संक्रियाओं को क्या करती है, सरल व क्या करती है, उसको तेज बनाती है। अर्थात बच्चे जो होते हैं उसको जल्दी से सरल माध्यम से व तेजी से क्या करते हैं, उसको सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर भाग की प्रणाली दिया है, देख लो हम लोग यहाँ पर भाग दिए हैं तो पहले क्या किए हैं, एक एक संख्या को पहले क्या किए हैं, विभाजित करके यहाँ पर हम सिखाए हैं। लेकिन टीचर को भी एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सिर्फ एल्गोरिदम को पढ़ाना या एल्गोरिदम को सिखाना ही क्या है, गणित सीखना नहीं है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं, मान लो कोई बच्चा एल्गोरिदम की प्रक्रिया समझ गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो गणित को पूरी तरह से सीख गया है। एल्गोरिदम की प्रक्रिया में शिक्षक को चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन में, मान लो कोई भी क्वेश्चन को शिक्षक जो है पढ़ा रहा है या समझा रहा है तो बच्चे में उसका क्यों और कैसे आया, क्यों आया, इसका क्या होना चाहिए, बच्चे को पूरी तरह से आसानी से सरल भाषा में इसको समझाना चाहिए। मान लो हम बच्चे को भाग भी सिखा रहे हैं तो डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि ऐसे ये हुआ। अगर बच्चे में जब तक ये कैसे हुआ, कैसे आया, ये सब तब तक उसके दिमाग में विकसित नहीं होगा, तब तक वो गणित को पूरी तरह से सीख नहीं सकता, चाहे वो एल्गोरिदम की प्रक्रिया भली ही जानता हो। तो हम एल्गोरिदम की प्रक्रिया में टीचर को चाहिए, एल्गोरिदम की प्रक्रिया में टीचर को क्या चाहिए, इसलिए चाहिए मतलब सीख के रूप में यही चाहिए कि कैसे और क्यों, ये दोनों सवाल जो है बच्चे में विकसित होना चाहिए। तो जो एल्गोरिदम की प्रक्रिया है उसको और बेहतर तरीका से उसको आसानी से बनाया जा सकता है। अच्छा, ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।